नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी लैब में। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो एडुपेडिया के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इसमें कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलवाते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो उच्च न्यायालय में शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा जो करेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच जो विवाद है उसका निपटारा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि आपको मत देने का और आपको इलेक्शन लड़ने का, ये कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, मूल अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार और इलेक्शन लड़ने का अधिकार, इन दोनों बातों जो है संविधान में लिखा हुआ है, तो इस क्या सब ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट सचिव? तो सिविल सेवा बोर्ड की बात हो रही है, तो इसका जो है पदेन अध्यक्ष कौन होगा? कैबिनेट सचिव। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर ले रहा हूँ ताकि सभी दिखे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया कैसे जा सकता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या फिर एक प्रस्ताव जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम, तो आधे से कम वाली बात तो होगा ही नहीं, और ये अविश्वास प्रस्ताव बहुमत करके ये तो नहीं हटा सकता, सिर्फ अकेले तो हटा ही नहीं सकता। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा के कुल सदस्य के कम से कम 2/3, तो ये भी नहीं होगा, कम से कम 2/3। और अंतिम है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित करके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को बनाया कैसे जाता है? जितने भी लोकसभा के नेता होते हैं उन सभी के द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है, तो इसको हटाने की बात भी जो है सभी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के से बहुमत पारित करके आप इसे हटा सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को पद से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है इसलिए है, कि एक वायसक मताधिकार प्रदान करता है इसलिए, या एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है इसलिए, या ये कोई वंशानुगत शासक नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई शासक बना हुआ नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए ये संविधान क्या है? गणतंत्रात्मक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हमारा कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण आने का आमंत्रण इसलिए दिया गया था क्योंकि चंपारण में जो है 20/3 यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती ज़बरदस्ती कराया जाता था, इसके लिए इनको राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था अपनी समस्या सुनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति जो 1913 में स्थापना हुआ था पटना में, उसका स्थापना कौन किया था? रामचंद्र सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्रनाथ सान्याल या सचिंद्र
सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। अनुशीलन समिति जो पटना में स्थापना हुआ था 1913 में, इसकी स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सन्याल ने। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कैमूर रेंज है, खड़गपुर झील है, कांवर झील है या बरेला झील है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सा सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये ऑब्वियसली है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में ही नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। सबसे पहली सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता दूसरी सभ्यता है। तो नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध थी वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, और इसे क्या बोलती है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बोलती है। सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, वो तमिलनाडु के श्रवणबेलगोला में जाकर के। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, कौन सा जो कला है वो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? मथुरा कला है, मधुबनी कला है, गंधार कला है या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है वो कौन सी कला है? गंधार कला है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधार कला। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? अच्छा, सबसे पहले जो है दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? अच्छा, दिल्ली में जो अमीरों का दमन है वो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा या फिरोज खिलजी के द्वारा? तो अमीरों का दमन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 15 कि द्वितीय अंग मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा अंग मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस था, बेलेजली था या हेस्टिंग्स था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। सेकेंड अंग मैसूर युद्ध जो हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का बात करो तो ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कौन बोला था? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है। कर्जन ने भी एक बात बोली थी कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, और ये लॉर्ड डफरिन जो बोला था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा, आत्माराम पंडुरंग के द्वारा, एमजी रानडे के द्वारा या गोपाल हरि देशमुख के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानडे। एमजी रानडे के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। आत्माराम पंडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पंडुरंग के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य जो था जिसको हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर जो स्थापित की थी, उसमें वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? मुद्रा प्रणाली, अधिशेष लगान, भू राजस्व या बंदरगाहों से आमदनी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। भू राजस्व था, वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता जो था भू राजस्व था, यानी भू राजस्व से ही उसकी वित्त कलेक्शन की जाती थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया हुआ था? जैनपुर से फतवा जारी हुआ था, हुमायूं के लिए, अकबर के लिए, जहांगीर के लिए या शाहजहां के लिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के लिए जैनपुर से फतवा जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, जिसमें मिलान करने की बात कही गई है, तो आप लोग इसको मिलाइए। एक तरफ जो है घटना दिया गया, एक तरफ तिथि दिया गया, तो उसको मिलाना है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुआ था, और रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ था जो 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है ये 2 दिसंबर 2019 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 4 3। तो इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग, 1 2 4 3। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले कम वाला होगा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे अधिक तो हमको पता है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत। उसके बाद क्या होगा? तो सबसे कम नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद बांग्लादेश के साथ, सॉरी उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सब नेपाल से ज़्यादा पाकिस्तान, पाकिस्तान से ज़्यादा चीन, चीन से ज़्यादा बांग्लादेश। यानी ये आरोही क्रम में है। नेपाल के से थोड़ा कम लगता है, पाकिस्तान से उससे ज़्यादा, फिर चीन को उससे ज़्यादा, फिर बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा। ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो मुंगेर, जमुई, नवादा ये जो है धारवाड़ भू-स्तरीय वाला है, ठीक है। रोहतास जो है ये धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी कूट की सहायता से आंसर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो अटल टनल के बारे में बात हो रही है, तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, ये सही बात है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो ये भी सही बात है। अटल टनल जो है मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही बात है। अटल टनल हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। चौथा स्टेटमेंट है कि यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये भी सही बात है। ये अटल टनल जो है भारत में सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका चारों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसको आप लोग पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न जो है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किसके बीच स्थित है? कौन सा पर्वत श्रृंखला है, यानी कौन से दो पर्वतों के बीच में? सतपुरा और मैकाल के बीच में, सतपुरा और अरावली, या सतपुरा और विंध्याचल, या विंध्याचल और अरावली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतपुरा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसका जो एक तरफ लो आयक्स क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। तो बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ ओडिशा में है। बादाम पहाड़ कहाँ है भाई? बादाम पहाड़ ओडिशा में है। डल्ली राजहरा ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में है। केंद्रमुख ये कर्नाटक में है। और नोआमुडी कहाँ? झारखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1,
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा ये है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो, वो अवस्थित है कहाँ है? केन्या में, मालावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में? तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो है वो कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह सामान्यतः दिशा है। तो भारत में जो सामान्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह है वो कैसे है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है? ये 27 नंबर का आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी मिलान करने वाला है, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो चलिए मिलाइए। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ये भी सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये पूरे क्रम में सजा ही हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। उज्बेकिस्तान के ताशकंद है, तजाकिस्तान का दुशांबे है, किर्गिस्तान का बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। तो इसका राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रावधान है? सबसे संभावित प्रभाव होगा। अच्छा, मुद्रा अवमूल्यन का सबसे सटीक प्रभाव कौन सा होगा? आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी या ए और बी दोनों? इसका जो सबसे प्रभावित संभावित प्रभाव जो है ये निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि से मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की आंतरिक राशि उधार ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैंक दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, प्रतिवर्ती रेपो दर या रेपो दर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये भी स्टेटमेंट बेस है तो इसको देख लीजिए थोड़ा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो आरबीआई इसमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, ये तो करता है। ऋण पर भी नियंत्रण ये करता है। अगर कोई भी बैंक अगर ज़्यादा ऋण ले रहा है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। चलिए जनता को पैसा उधार देना, ये नहीं कर रहा है, जनता को पैसा उधार नहीं देता है। तो ये जो है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछ रहा है कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। क्योंकि चौथा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक को धन उधार देना, तो ये भी सही बात है। अगर बैंक को इमरजेंसी है तो उस टाइम में कौन देगा? आरबीआई ही उसको लोन देगा। तो इसमें से कौन सा काम आरबीआई का नहीं है? जनता को पैसा उधार देना, ये कोऑपरेटिव बैंक का काम है, कोऑपरेटिव बैंक का काम है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न जो है कि भारत को आत्मनिर्भर स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक, मतलब अपने आप उत्पादन कीजिए और अपने आप उसको, अभी जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तो आत्मनिर्भर कौन में? पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था पर प्राथमिक लक्ष्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? महालनोबिस को, VK आरवी राव को, दादा भाई नोरजी को या साइमन कुजनेट्स को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता जो है साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, मॉन्ट्रियल या फिर वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। इंटरनेशनल मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 35, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम कौन करता है? भारत में जो कृषि उत्पाद है, जो भी दाल चावल है, उस पे बाजार का विनियम यानी बाजार का रेट कौन तय करता है? कृषि उत्पाद अधिनियम 1935 के द्वारा, या फिर खाद्य पदार्थ अधिनियम 1956 के द्वारा, या कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा, या अनिवार्य वस्तु अधिनियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा कृषि उत्पादों का जो बाजार विनियम है वो करता है। विनियम का मतलब ही होता है रेट तय करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन को उपहार में दिया? यानी भारत जो है अपना 20 ब्रॉडगेज, क्योंकि अभी भारत में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन नहीं चलता है तो ये वेस्ट हो रहा था, तो इसने भारत ने सोचा कि भाई किसी को भेंट देंगे। तो अभी ये किसको दिया है? 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन बांग्लादेश को दिया। बांग्लादेश में अभी ब्रॉडगेज रेल चल रही है, इसलिए उसने 20 वो ब्रॉडगेज इंजन बांग्लादेश को उपहार स्वरूप भेंट में दिया है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार जो है 2023-24 में साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया? तो 2023-24 में धान के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना जारी किया है भारत सरकार के द्वारा? 2183 रुपया। 2183 रुपया कितना जारी किया? 2183 रुपया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कौन सा मंत्रालय है जो पोषण भी और पढ़ाई भी ये कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय महिला या बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ए और बी दोनों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय महिला या बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। जो गांव में जो 1 से लेकर के 5वीं यानी 5 वर्ष के जो बच्चा है उसके लिए जो गांव में चलता है वो आंगनवाड़ी, उसमें जो है ये पोषण भी और पढ़ाई भी, ये योजना के तहत उसको पोषण भी और पढ़ाई भी मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर। ये बोल रहा है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, इसका कुल वजन कितना था? कुल वजन कितना था? कुल वजन की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लगभग 3900 किलो, 3900 किलोग्राम इसका कुल वजन था। कितना? चंद्रयान 3 का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को रोके, या फिर प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, या पर्यावरण एक जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान 2023 का पर्यावरण दिवस का थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। चलिए अगला प्रश्न है हमारा ये कि किस राज्य को दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो दुबराज चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा, ये अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य का राज्यपाल सुमेलित नहीं है? किस राज्य के राज्यपाल जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो केरल का तो है आरिफ मोहम्मद खान, ये सही है। नागालैंड का लॉ गणेशन सही है। त्रिपुरा का गुरमीत सिंह नहीं है। राजस्थान का कलराज मिश्रा, ये भी है। त्रिपुरा का जो है नहीं है। त्रिपुरा का कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा का राज्यपाल है। बाद बाकी सब मैचिंग है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आईसीसी क्रिकेट
वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो कुल कितनी टीम भाग लिया? 10 टीम ने भाग लिया है। और टोटल कितने मैच होंगे? 48 मैच होंगे। 10 टीम भाग लिया, टोटल मैच कितने होंगे? 48 होंगे। और इसमें जो है भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल कप जीत लिया। तो जो अभी 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 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें टोटल 10 टीम भाग लिया था। टोटल मैच कितने खिलाए गए हैं? 48 मैच खिलाए गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 ये कहता है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में, बिहार एसएससी में इस प्रश्न सबको आने का संभावना है, तो आप लोग इसको भी देखिएगा कि अभी ये करंट से रिलेटेड है। बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं आप, सॉरी हाँ एडवोकेट जनरल। राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, तो पी.के. साही है, वी चंद्रन है, ब्रिजेश मल्होत्रा है, या कोई नहीं? तो बिहार का जो है महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी.के. साही को। पी.के. साही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें जो 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? पीटर हैंडेक को, जॉन फ्रांसे को, एनी एर्नॉक्स को, या फिर बी और सी दोनों को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन फ्रांसे। इसको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न जो है ये क्या बोलते हैं, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा जो शब्दावली है, शब्द है, वो किससे संबंधित है? खो खो से, जूडो से, गोल्फ से, शतरंज से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो से संबंधित है। जूडो खेल जो है उसमें नागाबाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? प्रथम का है, द्वितीय का, चतुर्थ का, पंचम का? तो प्रोलॉग जो भाषा है वो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है प्रोलॉग। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, इंटरनेशनल कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? रोम है, जापान, जनेवा, न्यूयॉर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि नकटा लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? नकटा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, गुजरात से? तो नकटा जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। नकटा लोक नृत्य किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, शहनाई से, तबला से, संतूर से? तो निखिल बनर्जी जो है इसका संबंध है सितार से। निखिल बनर्जी क्या है? सितार वादक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अब यहाँ से हमारा साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है, तो आप लोग इसको भी देखिए क्योंकि साइंस का अहम रोल रहता है इसमें। तो बोल रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर अर्हेनियस लॉ के सिद्धांत पर, जूल के हीटिंग नियम पर, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत पर? तो डीसी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। लाल रंग का परास कितना होता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का जो परास होता है वो कितना होता है? तो ये जो होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। लाल रंग का सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है, ये 6200 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। वही हम बात कर ले बैगनी का, तो बैगनी का जो हो जाएगा वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाएगा। वही 5200 से 7200 किसका हो जाएगा? तो ये 5200 से 7200 ये किसी का नहीं होगा। और 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम, 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम ये जामुनी रंग का होता है। तो मेनली इसको आप लोग याद करिए दोनों को, ये जो है बैगनी का
और लाल रंग का सबसे अधिक होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के द्वारा, आयाम और कंपन की आवृत्ति के अनुपात के द्वारा, या फिर कंपन की आवृत्ति के द्वारा, या फिर आयाम और कंपन की आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपन के आयाम के द्वारा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ध्वनि की जो प्रबलता है वो एम्पलीट्यूड कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 54, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो जल के जो विद्युत अपघटन होता है, यानी जल जो विद्युत में अपघटित होता है, तो उस समय बैटरी के निगेटिव पॉइंट पे, निगेटिव टर्मिनल पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी गैस बनाती है? कौन सा गैस बनाती है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा गैस बनाती है वो? ये हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। जल जब विद्युत में अपघटन हो जाता है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस बनता है। चलिए इसका अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है हमारा साइंस से ही है। अगला प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग का वस्तु जो है लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित करता नहीं। यह लाल ये लाल रंग की वस्तु अगर जो रंग की वस्तु जैसा दिखाई देता है उसी रंग को क्या करता है? वो परावर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के वस्तु को परावर्तित करती है, बाद बाकी सबको अवशोषित करता है, इसीलिए लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है। चलिए इस अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, कह रहा है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? काम जो कार्य है उसका मान कौन कौन स्थिति में शून्य हो सकता है? जब आरोपित बल शून्य होगा, जब विस्थापित शून्य होगा, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत होगा। तो इस टाइम बल और विस्थापन की दिशा जब लंबवत होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तब क्या होगा? कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य होगा तब, और जब बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत होगा तब, इन दोनों स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध जब ये समानांतर में रहता है तो इससे 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकालते हैं। तो इन दोनों का जब वो एलसीएम लो के इधर R1 प्लस R2 इंटू R1/R2, तो ये उलट जाएगा, तो फिर हो जाएगा R1 इंटू R2 और प्लस R1 प्लस R2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और जब सीरीज में रहेगा तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। जब मतलब ये क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम में होगा तब ऐसा होगा, समानांतर में होगा तो ऐसे होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? रेडियो तरंग में, गामा तरंग में, अवरक्त में या परावैंगनी? किसमें सबसे लंबा तरंग होते हैं, तरंगदैर्घ्य होते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेडियो वेव। रेडियो तरंग में सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस्पात, लोहा। अगला प्रश्न हमारा, क्रेनोलाइट किस धातु का आयशक है? कार्नोलाइट किस धातु का आयशक है? पोटेशियम का, एल्युमिनियम का, मरकरी का या यूरेनियम का? क्रेनोलाइट किस धातु का आयशक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम का आयशक है क्रेनोलाइट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61, ये कह रहा है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, या फिर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इसलिए इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है प्रयोग होता है कहाँ पे? रंगीन पदार्थों के पहचान करने में, या पदार्थों की संरचना निर्धारण में, या रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसमन में, या फिर रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग जो है रंगीन रसायन के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। मतलब रंगीन जो रसायन है, कोई भी रासायनिक केमिकल है जो रंगीन है, तो उस पदार्थ को जो अलग करने में किया जाता है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। ये लेड टेट्राऑक्साइड होता है, बोरोन नाइट्राइड होता है, या सिलिकॉन डाई ऑक्साइड होता है, या एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माणिक्य और नीलम। ये क्या होते हैं? एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत क्या होती है? 0% होती है। तो इसको राइट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जर्मन सिल्वर जो है उसमें चांदी का प्रतिशत नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। ये कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? कार्बन का, बर्फ का, एल्कोहल का, या लोहा का? तो कौन सा पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन को पहचान करना है ऑक्सीकरण के संबंध में। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। तो इसमें से कौन सी बात होता है जब ऑक्सीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक बात हो जाएगी। यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का संयोजन भी होता है। तो ये सारी बातें होता है ऑक्सीकरण में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में, सरसों के तेल के स्रोत में, या निर्गंधीकरण के रूप में। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है निर्गंधीकरण यानी कि सेंट के रूप में किया जाता है, या फिर ईंधन के रूप में किसके लिए किया जाता है? मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है रासायनिक युद्ध के रूप में किया जाता है। मस्टर्ड गैस क्या होता है? मस्टर्ड गैस जो है एक जहरीला गैस है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रासायनिक युद्ध के रूप में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 68। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटाउलिन, या फिर पोटेशियम क्लोरेट। तो कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो ये जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर ए, ये विस्फोटक नहीं है। बाद बाकी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन ये भी विस्फोटक है, पोटेशियम क्लोरेट ये भी विस्फोटक है। तो इसमें से कौन विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नीलहरित शैवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। तो 70 है, कह रहा है गर्म रुधिर वाले जंतु में वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या बोलते हैं? वो अपने शरीर के तापक्रम को किस अनुसार रखते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम के बराबर रखते हैं, या फिर हमेशा एक समान बनाए रखते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये आपको मिलान करने वाला है, तो इसको आप लोग देख लीजिए।
ये एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दिया हुआ है आपको मिलाइए, सुंदरी क्या है? सुंदरी, अमरबेल, सिंघारा या प्याज, ये सब जो है पौधे का नाम है और इसमें उसके जड़ से रिलेटेड बातें बोल रही है। तो सुंदरी क्या है? सुंदरी जो है न्यूमेटोफोर है, सुंदरी न्यूमेटोफोर है। अमरवेल क्या है? एक चूसन मूल है। सिंघारा, सिंघारा क्या है? सिंघारा एक स्वांगीकारक मूल है, स्वांगीकारक मूल है। और प्याज एक भूमिगत तना है, ये तो पता है, प्याज एक भूमिगत तना है। तो इसको आप लोग मिला लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में जो ऑर्थोप्लास्टी है ये क्या है? अपने ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन है या रुधिर आधान है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये जो है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, यानी कि कुल्हे के जोड़ को जो प्रतिस्थापित किया जाता है, उस जोड़ को हटा के दूसरा जोड़ जो लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। इसको आप लोग देखिए। ये बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? संपन्न की बात हो रही है, अमाशय में होता है या पेनक्रियाज में होता है या छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होती है? तो मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको छोटी आंत हो जाएगा। मानव शरीर के जो पाचन के भाग है, वो पाचन की क्रिया है, वो अधिकांश कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? टीन, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जास्ता। इंसुलिन में जास्ता जो है उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद मैथ का प्रश्न स्टार्ट होता है। मैथ तो मैं अभी करा नहीं सकता, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मतलब हेपेटाइटिस से मनुष्य के अंग का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ इस सेट को समाप्त करते हैं। और इस सेट्स में जितना क्वेश्चन आपने सही किया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बी कंटिन्यू। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।